ये कहानी है आस्था की, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है। लेकिन आस्था के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, पर वो इसी दुनिया का विज़र्ड किंग बनना चाहता है। विज़र्ड किंग मतलब इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक है। तो आगे जाके क्या होगा और सब बिना मैजिक के विज़र्ड किंग बन पाता है या नहीं? तो शुरुआत में हम देखते कि हर्ट्स विलेज को, जो एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जो किसी ने बाहर छोड़ दिए थे। वो कहता है थैंक गॉड ये दोनों शांत हो गया है। तो क्या ये दोनों ट्विंस ब्रदर है? लेकिन ये एक जैसे नहीं लगता। एक बच्चा कभी शांत लगता है जबकि दूसरा थोड़ा नॉटी लगता है। शांत बच्चे का नाम यूनो है और नॉटी वाले का नाम आस्था। फिर हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। किसान मैजिक यूज करके खेती कर रही होते हैं चर्च के पास। आस्था सिस्टर लिली से कह रही होते हैं एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तो पहले मुझसे शादी कर लो। सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और हम देखते हैं कि आस्था बिल्कुल गिव अप नहीं करता। फिर सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था की हल्की सी मार लगाती है, फिर उसे सॉरी कहती है। फिर भी आस्था नहीं रुकता। फिर हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से आस्था को उठा लेता है। आस्था गुस्से में कहते हैं तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो? यूनो जवाब देता है क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो कोई लड़की तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। आस्था गुस्से में कहता है हम साथ में बड़े हुए हैं और अब तुम मुझे ये बोल रही हो? सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती। आस्था फिर यूनो को फाइट के लिए चैलेंज करता है लेकिन यूनो मना कर देता है। आस्था फिर कहता है छोड़ो यूनो, तुम कभी मुझे हरा नहीं सकते। आस्था फिर कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन एक लड़का कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम जैसे लड़का यह हो। आस्था फिर कहता है तुम मुझसे तमीज से बात करो। यूनो जवाब देता है बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जितना ज्यादा मैजिक उतने ज्यादा इम्पोर्टेंस, और तुम तो बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अपने स्पेशल मूव दिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते कि आस्था एक्सरसाइज कर रही होते जबकि दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखाता है जो सब बच्चों को बहुत खुश कर देता है। फिर फादर और सिस्टर बाहर आते हैं और कहता है इन्हों ही इस चर्च की अकेली उम्मीद है। सिस्टर लिली फिर आस्था से कहती है एवर्डिंग सेरेमनी जल्दी आ रही है और जब तुम्हें अपने ग्रीमेयर मिलेगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगी। ये सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है जब मुझे मेरा ग्रीमेयर मिलेगा मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूंगा और फिर विज़र्ड किंग बनूंगा। क्या सही है यूनो? लेकिन यूनो उसे इग्नोर करता है और चला जाता है जो आस्था को और भी गुस्सा दिलाता है और वो उसके पीछे भागता है। कहते हैं बस रुक जाओ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सिस्टर लिली फिर यूनो से कहती है कि वो आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करे। वो अपने आप से सोचती है यूनो पहले बहुत रोता था लेकिन जिस दिन वो चोट लगी हुई थी और आस्था के साथ घर वापस आया था उस दिन से वो बिल्कुल बदल गया। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा और मुझे याद है कि उस दिन से दोनों बदल गए थे। आस्था भी अब गंदे कपड़े में घर आने लगा। मुझे नहीं पता वो बाहर क्या करता है। फिर हम देखते हैं कि आस्था एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैं जरूर विज़र्ड किंग बनूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वो फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि मार्च के महीने में जब डेंडलाइंस हवा में उड़ने लगता है क्लोवर किंगडम के 15 साल की उम्र के बच्चों को हर साल एक बार इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रीमेयर टावर ले जाया जाता है ताकि वो अपने ग्रीमेयर प्राप्त कर सके जो उनके मैजिकल पावर के बढ़ाने में मदद करता है। ग्रीमेयर टावर के अंदर आस्था सोचता है जब मुझे मेरे ग्रीमेयर मिल जाएगा तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और फिर मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। वह कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ाने लगता है। वो लोग कहते हैं हम विश्वास नहीं कर सकते ऐसे बच्चे भी मैजिक नाइट का एग्जाम देने जा रही है। सिर्फ नोबेल फैमिलीज या रॉयल फैमिलीज के लोगों में ये एग्जाम पास करने की ताकत होती है और इनमें से तो एक तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। ये शायद देश का अकेला लड़का है जो मैजिक नहीं कर सकता। फिर ग्रीमेयर टावर का मास्टर आते हैं और सबको आने के लिए मुबारक करते हैं। वो कहते हैं हमारे एरिया से कभी कोई विज़र्ड किंग नहीं बना है, ये मैजिक नाइट में सबसे ऊंची पोस्ट तक नहीं पहुंचा है, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने ग्रीमर लो। फिर हम देखते कि सब अपने ग्रीमर ले रहे होते हैं। आस्था कहता है मेरे ग्रीमर आने में इतनी देर क्यों हो रही है? टावर मास्टर उसे कहता है तुम अगले साल फिर से ट्राई करो। ये सुनकर सब आस्था का मजाक उड़ाने लगता है। अचानक यूनो का ग्रीमर चमकने लगता है और सब देखता है कि ये एक 4 लीफ क्लोवर ग्रीमर है। फादर कहता है ये वही ग्रीमर है जो पहले विज़र्ड किंग को मिला था। सिस्टर लिली ऐड करती है ऐसे कहा जाता है कि ये ग्रीमर अपने अंदर बेहद ताकत और अच्छी किस्मत रखता है। यूनो फिर डिक्लेयर करता है सब सुन लो मैं अगले विज़र्ड किंग बनूंगा। भीड़ उसके लिए चीयर करने लगती है जबकि आस्था गुस्से में कहता है बस देखते रहो यूनो, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा अकेला कॉम्पिटिटर हूँ। यूनो जवाब देता है ये कभी नहीं होगा और चला जाता है। आस्था अपने मन में सोचता है मैं सोचा था कि जब मुझे मेरा ग्रीमर मिल जाएगा तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, लेकिन देखो मुझे तो कोई ग्रीमर ही नहीं मिला। रुको मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा चाहे मुझे 100 साल भी लग जाए। मैं तब तक गिव अप नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे ग्रीमर नहीं मिल जाता और मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है चाहे वो एक गरीब अनाथ क्यों ना हो। बस मेरे लिए इंतजार करो यूनो। फिर हम देखते कि एक लड़का यूनो से जलन मैसेज करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपने ग्रीमर यूज के आसानी से उस
अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अचानक दीवारों से चेन्स निकलना शुरू हो जाती है और दोनों लड़के उसमें फंस जाते हैं। तब एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता और ये सोचना भी मत कि तुम इससे निकल पाओगे, क्योंकि मेरी मैजिक दूसरों की मैजिक और मूवमेंट्स को लॉक कर देते हैं। यूनो पूछता है, तुम कौन हो? आदमी जवाब देता है, मैं एक मैजिक नाइट था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया, इसलिए अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ। मैं तुम्हारे ग्रीमोर ले रहा हूँ। यूनो कहता है, तो तुमने अपना नाम रेवची बताया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रीमोर चुराना बेकार है। सिर्फ वही इंसान इसे यूज कर सकता है जिसे ग्रीमोर ने चुना है। लेकिन वो आदमी कहता है, इस ग्रीमोर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है। 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना है, लेकिन तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो। आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, लेकिन तुम्हारा कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। चोर फिर यूनो की नेकलेस को नोटिस करता है और कहता है, तुम्हारे गर्दन में लकड़ते हुए नेकलेस काफी अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते कि आस्था दीवार से टकरा के गिरता है। वो कहता है, यह क्या हो रहा है? तो तुम वही चोर हो जो यूनो की ग्रीमोर को निशाना बना रहे है। रेवची जवाब देता है, क्यों तुम वही लड़का हो जिसे कोई ग्रीमोर नहीं मिला? आस्था जवाब देता है, हाँ वो मैं ही हूँ और ये ग्रीमोर सिर्फ उसके असल मालिक ही होना चाहिए, तो इसे यूनो को वापस कर दो। रेवची हंसता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुम सोचते कि तुम मुझे रोक सकते हो? और अपने मैजिक यूज करना शुरू करता है वो। यूनो फिर आस्था से कहता है वो यहाँ से भाग जाए। चेन आस्था की ईट ग्रिड और ज्यादा कसने लगती है और जैसे वो स्ट्रगल करता है, रेवची की चेन्स उसे पूरी तरह से लॉक कर देती है। हम देखते कि चेन्स आस्था पर एक जानलेवा अटैक लॉन्च कर रहे होते हैं। आस्था सोचता है, तो ये सब मैजिक यूजर ही सब कुछ कर सकता है। मुझे एक ही नहीं हो रहा कि इतनी सारी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं अभी भी जीत नहीं सकता। रेवची आस्था पर हंसता है। आस्था कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं एक दिन जरूर विज़ार्ड किंग बनूंगा। फिर रेवची कहता है, मैं अपनी चेन्सों से किसी को भी मैजिकल पावर डिटेक्ट कर सकता हूँ और देखो तुम्हारे पास कोई भी बॉन्ड मैजिक नहीं है, शायद इसलिए तुम्हें कोई ग्रीमोर नहीं मिला। इस दुनिया में मैजिक सब कुछ है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तुम बेकार हो। आस्था सोचता है, अगर ये सच है तो चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। रेवची आगे कहता है, विज़ार्ड किंग बनने की बात तो छोड़ो, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे हालात पर हंसते रहेंगे। दुनिया को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, तुम बस एक लूजर हो। आस्था अपने आप पर शक करने लगता है और सोचता है, शायद ये ठीक ही कह रही है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस जन्म में कुछ चीज ऐसे है जो मैं नहीं कर सकता, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूनो आगे आते हैं और कहता है, रेवची ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सच है कि आस्था विज़ार्ड किंग नहीं बन सकता, क्योंकि मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। लेकिन तुम आस्था के बारे में गलत हो, वो लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है। आस्था फिर यूनो से कहता है कि वो साइड हो जाए और हम देखते हैं कि रेवची डर के कांपने लगता है। आस्था कहता है, रुको यूनो, मैं इसे खुद खत्म करना चाहता हूँ। अचानक एक 5 लीफ ग्लोबल ग्रीमोर आस्था के सामने अवेयर होता है। यूनो कहता है, मुझे पता था आस्था, तुम्हारा ग्रीमोर मिलना डिसाइड था। जब आस्था का ग्रीमोर मैटेरियलाइज होता है, एक तलवार उसमें से उभारने लगती है। रेवची शॉक में कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही थी नहीं, तुम्हें ग्रीमोर कैसे मिल गया? फिर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्लोवर का पहले 4 लीफ फेथ, होप, लव और गुड लक का रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्लोवर का 5वां पत्ता एक डेविल अपने अंदर रखता है। फिर एक सीन 10 साल का पहले दिखाया जाता है, जहाँ आस्था और यूनो दौड़ रही होती और यूनो डरते हुए गिर जाता है। आस्था उसे उठाता है और कहता है, रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर दोनों पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आस्था कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी और ऐसे खाना बनाओगी मेरे लिए? सिस्टर लिली जवाब देती है, असल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? इस पर आस्था इरिटेट हो जाता है और यूनो कहता है, ये मुमकिन नहीं है, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था जिद्दी होकर कहता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। फिर सिस्टर लिली उन्हें पहले विज़ार्ड किंग की कहानी सुनाती है, जिसने एक डिमन को हरा कर इस देश में शांति लाई थी। अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विज़ार्ड किंग के बारे में पूछता है और वो समझ जाती है कि विज़ार्ड किंग का टाइटल जेनरेशन से जेनरेशन पास होता है। विज़ार्ड किंग की ताकत ही ग्लोबल किंगडम में शांति का कारण होता है और राजा के बाद वो सबसे जरूरी शख्स है। आस्था कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है, तो ये डिसाइड हो गया, मैं अगला विज़ार्ड किंग बनूंगा। ये सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों सरप्राइज हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि विज़ार्ड किंग क्यों बनना चाहता है, आस्था समझ जाता है कि क्योंकि विज़ार्ड किंग ने एक डिमन को हराया था, तो वो जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग और कूल होगा। मैं बस बड़ा होकर उसके जैसा बनना चाहता हूँ। जब मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा तब मैं तुम सबकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा और इस पुराने चार्ज को ठीक कराऊंगा। और जब मैं विज़ार्ड किंग बन जाऊंगा तब तुम मुझे शादी करोगी, हाँ ना? लेकिन सिस्टर लिली फिर से मना कर देती है। शर्त आती है और आस्था मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलता। फिर आस्था कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन सिस्टर लिली फिर से मना कर देती है और आस्था रोता है और जिद्दी होकर इंस्टेट करता है, जबकि यूनो दूसरे बच्चे के ध्यान रखता है। आस्था कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा। एक फ्यूचर विज़ार्ड के लिए कितने मुश्किल हो सकता है। आखिर में सिस्टर लिली ही होती है जो उससे शांत कर पाती है। फिर फादर आता है और एक टास्क असाइन करता है और कहता है कि ये तो यूनो या आस्था इसे करे। आस्था एक्साइटेड होता है टास्क लेने के लिए, लेकिन फादर वो टास्क यूनो को दे देता है और कहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसलिए मैं इसे आस्था के साथ नहीं भेज सकता। चुपचाप ये काम पूरा करना, मुझे पास के गाँव के मेयर से मिलना है ताकि शर्दिया के लिए खाने का इंतजार कर सके। यूनो सक्सेसफुली लेटर
डिलीवर करता है। लेकिन वापस आते हुए एक आदमी यूनो का पेंडेंट देखकर लालची से स्माइल करता है। इसे भी सिस्टर लिली यूनो के लिए फिक्र करने लगता है। फिर वो आदमी यूनो के पेंडेंट लूट लेता है। यूनो रोते हुए अपने पेंडेंट वापस लांघता है और अपने मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है अगर तुम ऐसे कमजोर स्पेल के साथ मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन तभी आस्था उस आदमी पर कूद पड़ता है, लेकिन उसे दूर फेंक देता है। बार बार मार खाने के बावजूद आस्था गिव अप नहीं करता, जो उस आदमी को इरिटेट कर देता है। फ्रस्ट्रेशन में वो आदमी पेंडेंट को दूर फेंक देता है और चला जाता है। यूनो आस्था से माफी मांगता है और लेकिन आस्था उससे कहता है चिंता मत करो, मैं कहा ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वापस प्रेजेंट पे यूनो याद करते हैं कि आस्था हमेशा इम्पॉसिबल चीजें करते हैं। रेची डिस्प्लिप में कहता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं था तो तुम्हें वो ग्रीमोर कैसे मिल गए, तुम हो क्या आखिर। वो आस्था पर चेन से अटैक करता है, लेकिन आस्था अपनी तलवार से उस मैजिक को काट देता है और रिची पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। आस्था डिक्लेयर करता है चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो मैं फिर भी विज़ार्ड किंग बनूंगा और गिव अप ना करना ही मेरा मैजिक है। वो रिची को एक वॉल में स्मैश कर देता है और कहता है मैं हमेशा अपने बॉडी को ट्रेन किया है और आज उसका फायदा हुआ। सीन फिर से फ्लैशबैक होता है जहाँ यूनो आस्था से माफी मांगता है, लेकिन आस्था उससे बोलता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जब मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा मैं तुम्हें और सबको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा चाहे तुम गरीब हो या अतीम, तुम फिर भी विज़ार्ड किंग बन सकते हो। कोई भी कर सकता है अगर वो अपने दिल लगाए, चाहे वो मैं हूँ या तुम। यूनो अपने आंसू पूछता है और कहता है आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं भी डिसाइड कर चुका हूँ, मैं भी विज़ार्ड किंग बनूंगा। मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा ताकि हम सबकी जिंदगी बेहतर हो सके और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। प्रेजेंट में आस्था अपने ग्रीमोर यूनो को दिखाता है और यूनो कहता है तो आज फिर तुम मेरी जान बचाई, एक दिन मैं जरूर इसका बदला चुकाऊंगा। आस्था तुम्हें ये याद है हमारे प्रॉमिस। फिर हम देखते कि वो प्रॉमिस जहाँ दोनों ने अपने आप को राइवल्स डिक्लेयर किया। आस्था कहता है मुझे लगता है तुम भूल गए थे। यूनो जवाब देता है वो तुम ही थे आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी कि हमारे जैसे लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है और इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम दोनों अपने सब कुछ डाल देंगे। और यह हम देखते कि एक डीमन शेयर पर हमला करता है और फिर एक विज़ार्ड उसे हरा देता है। हमें बताया जाता है कि जब पूरी इंसानियत एक डीमन की वजह से खतरे में थी तब एक अकेला विज़ार्ड आया और सबको बचा लिया। उस विज़ार्ड को विज़ार्ड किंग का खिताब दिया गया और वो एक कहानी बन गया। फिर हमें अब के समय के क्लोवर किंगडम की विज़ार्ड किंग के दिखाया जाता है जो किंगडम में शांति बनाए रखते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि मैजिक नाइट्स के विज़ार्ड कैप्टन होते हैं और सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रही होते हैं जब एक चिड़िया उसे परेशान करती है। आस्था अपने ग्रीमर को पढ़ते हैं और कहते हैं अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो क्या, मैं फिर भी ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। फिर वो अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग करता है और कहते हैं मुझे यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है जो 6 महीने बाद क्लोवर किंगडम रॉयल कैपिटल में होगा। इसी दौरान यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहते हैं मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। ग्रीमर टावर में फादर कहते हैं मुझे यूनो के बारे में समझ आता है पर क्या सच में आस्था को ये एग्जाम देने देना सही है। टावर का ओनर जवाब देता है अगर उसकी इच्छा है तो कोई नुकसान नहीं है, या कि दूसरे बच्चे भी ये एग्जाम देना चाहता है। पर लगता है कि वो डर गए थे लेकिन फादर बार बार वही सवाल करते रहते हैं जिसे टावर के ओनर जवाब देते हैं मुझे समझ आता है अगर आस्था रॉयल कैपिटल जाता है तो आपको अकेलापन महसूस होगा। फादर कहता है ऐसा नहीं है, हमें पता है आस्था फेल होगा तो फिर ये एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है, बाकी बच्चे भी उसे बहुत याद करेगा और तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो। फिर सिस्टर लिली कहती है नहीं वो उसे याद करेंगे पर उन्हें अपनी अपनी राहों पर चलना चाहिए। टावर के ओनर कहता है इसी तरह सोचिए अगर यूनो जीत भी गया तो आस्था वापस आएगा फेल होने के बाद। फादर खुशी से कहती है अब सही कह रही हो, अगर यूनो जाए भी तो आस्था वापस हमारे पास आ जाएगा। आस्था के ग्रीमर के बारे में बात करते हुए फादर पूछती है क्या आप सच में सोचते हैं कि ये एक सपना ग्रीमर है क्योंकि आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं है। टावर के ओनर जवाब देते हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं और सोचता है 5 लीफ ग्लोवर ये बहुत अजीब है। यह आस्था चर्च की तरफ जाते हुए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसे देखकर यूनो भी दौड़ने शुरू करता है। दोनों चर्च पहुंचता है और पूछता है कि पहले कौन है। नान कहती है यूनो तुम थोड़े से तेज थे। आस्था फिर कहता है देखते हैं कौन पहले अंदर जाता है। यूनो अपनी मैजिक से आस्था को हवा में उठा देता है और कहता है मैं जीता। इसी दौरान आस्था सपना देखता है कि वो विज़ार्ड किंग बन रहा है अपनी नींद में। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और नान उससे मिलने आता है और तब आस्था पूछता है तुम यह क्या कर रही हो। नान कहता है मैं बोर हो रहा था इसलिए एक बेवकूफ को ट्रेनिंग करते हुए देखने आया और मजा आने लगा। आस्था इसे चिढ़ जाता है। फिर नान पूछता है तुम मैजिक नाइट एग्जाम क्यों दे रहे हो, जब तुम मैजिक भी नहीं यूज कर सकते हो तुम जरूर फेल हो जाओगे। आस्था जवाब देता है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, देखो मेरे पास अब ग्रीमोर है इसलिए मैं मैजिक नाइट में शामिल हो सकता हूँ और एक दिन मैं जरूर विज़ार्ड किंग बनूंगा। नान गुस्से में कहता है ये कभी नहीं होगा, हम जैसे लोगों का सपना देखना कोई हक नहीं है। आस्था उसके पास जाता
आता है और जोर से कहता है तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मुझे देखो, मैं अपने सपने के पीछे भाग रहा हूँ। चाहे तुम कितने भी गरीब हो, तुम फिर भी कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ और मैजिक नाइट में शामिल होकर विज़ार्ड किंग बनकर लोगों को खुश करना चाहता हूँ। उसी रात आस्था और यूनो के जाने से पहले एक पार्टी रखी जाती है। आस्था प्यार से फादर की तरफ देखता है और फादर कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेनली यूनो के लिए है, क्योंकि वही ये एग्जाम पास करेगा। एग्जाम फेल होने में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई तुमसे एग्जाम पास करने की उम्मीद नहीं रखता, पर जो भी हो ये हमेशा तुम्हारे घर रहेगा। आस्था पूछता है कि आप ये सब यूनो से भी कहेंगे? फादर मना कर देता है। आस्था फिर कहता है ये गलत है, एक दिन मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा और सिस्टर लिली से शादी करने के लिए वापस आऊंगा। सिस्टर लिली अपने मैजिक यूज करके आस्था के सिर पर मार देती है और सबको खाना खाने के लिए कहती है। अगले दिन सब आस्था और यूनो की विदा करते हैं। नान कहता है चिंता मत करो, आस्था जल्दी वापस आ जाएगा और अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट में शामिल हो जाते हो तो मैं भी सपना सच होने पर यकीन करूंगा और शायद एक दिन मैं भी मैजिक नाइट बन सकता हूँ। वो दोनों निकल जाता है और सिस्टर लिली सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं। जैसे मैं आस्था को देखा है, वो हमेशा एनर्जी भरे रहते हैं और आज भी कोई फर्क नहीं है और उसकी वजह से यूनो भी मजबूत हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। फिर हमें बताया जाता है कि एक गर्मी के मौसम में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल के लिए अपनी यात्रा शुरू की ताकि वो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सके। रॉयल कैपिटल से गांव बहुत दूर है। आस्था सोचता है मैं सोच रहा हूँ कि कैपिटल कैसे दिखता होगा और शायद हमें विज़ार्ड किंग से मिलने का मौका भी मिल जाए। यूनो कहता है विज़ार्ड किंग से मिलने से पहले हमें पहले मैजिक नाइट एग्जाम पास करना पड़ेगा। आस्था दौड़ते है और कहता है मुझे जल्दी पहुंचना है और विज़ार्ड किंग बनना है। यूनो जवाब देता है चाहे तुम कितने भी जल्दी पहुंच जाओ, इसका विज़ार्ड किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। आस्था फिर सपना देखता है कि विज़ार्ड किंग बनने के बाद वो सिस्टर लिली को बाहर ले जा रहा है। हीरो होने का नाटक करते हुए यूनो पूछता है क्या तुम बिना मैजिक के उड़ भी सकते हो? आस्था जवाब देता है मुझे यकीन है कि मैं अपने ग्रीमर की मदद से ये सब करूंगा। अगर तुम हार नहीं मानो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आस्था सजेस्ट करता है कि वो रॉयल कैपिटल पहुंचने तक ट्रेनिंग करते रहे। वो दोनों साथ दौड़ने लगता है पर आस्था हार नहीं पाता, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते हुए रास्ते की सारी मुश्किल पार कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक लंबा सफर के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है, जहाँ उनके लिए मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम इंतजार कर रहे होते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें कई शक्तिशाली ओपोनेंट से लड़ना पड़ेगा। आस्था और यूनो क्लोवर किंगडम में आते ही अलग अलग चीजें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। आस्था हर तरफ नजर डालते हुए पूछता है क्या ये विज़ार्ड किंग का महल है? यूनो जवाब देता है हाँ, शायद यही वो जगह है जहाँ किंग रहते हैं। आस्था एक्साइटमेंट में कहता है मतलब एक दिन ये महल मेरा होगा। यूनो थोड़ा सार्कास्टिक होकर कहता है अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत हो। आस्था फिर मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत जगह रखूंगा। दोनों फिर महल की तरफ बढ़ते हैं। चर्च में नर्स कमेंट करता है आस्था के बिना यहाँ काफी शांत है। सिस्टर लिली कहती है अब तक वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंच गए होंगे, बस दुआ है कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। नर्स एग्रीज करता है और वहाँ आस्था कहते हैं ये स्नैक्स बहुत बढ़िया है, क्या तुम भी ये लेना चाहोगे? यूनो मना कर देता है और दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस पर पहुंचता है। एंट्रेंस पर सब लोग कैंडिडेट्स के लिए चेयर कर रही है और कैंडिडेट्स के ग्रेमर चेक किया जा रहा है ताकि उन्हें नंबर असाइन किया जा सके। सब लोग यूनो के ग्रेमर को देखकर चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होती है। एक व्यक्ति उन्हें इन्फॉर्म करते हैं ये फेमस एंटीबर्ड्स है, जितना कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर होगा उतनी ज्यादा चिड़िया तुम्हारे आसपास होंगे। वो लोग देखते कि यूनो के आसपास एक भी चिड़िया नहीं है। आस्था कमेंट करते हैं एक दिन हम में से कोई विज़ार्ड किंग बनेगा। यही से हमारी कहानी शुरू होती है, लेकिन आस्था के आसपास बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होती है जिससे लोग उसका मजाक बनाते हैं। आस्था फिर एक आदमी से टकराता है और सोचता है ये आदमी कौन है? इसके आंखें किसी जानवर की तरफ है और इसमें इतनी शक्ति है, ये मेरा आगे कैसे हो सकता है? लेकिन आस्था फिर अपने आप को समझाता है और कहता है कि तुमको उसके कब्र से मत पड़को। फिर आस्था उस आदमी से कहता है तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते हो, लगता है तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है। आदमी आस्था के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है लगता है तुम्हें झगड़े शुरू करने का शौक है। उसी वक्त उस आदमी के साथी आते हैं और एक लड़की कहती है ये फेमस फ्यूनरल रोल है जिसके पास रेयर और स्पेशल मैजिक है, लेकिन ज्यादा वक्त फ्लर्टिंग करने में बीतती है। दूसरे व्यक्ति कहता है ये गोल्डन एग्रिप्पा है जिसके पास फॉक्स मैजिक है। फिर फ्यूनरल उन्हें कहता है बस करो, एक मैजिक नाइट एस्कॉर्ट कैप्टन एग्जाम के कैंडिडेट के नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे व्यक्ति कहता है एस्कॉर्ट कैप्टन ये जो सिवा गाँव का रूरल एरिया से लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक लड़की कहती है क्या ये वही नहीं है जो ब्लैक बुल्स का कैप्टन है? ये एस्कॉर्ट हर जगह नुकसान पहुंचा चुका है। कुछ लोग कमेंट करता है कि वो कभी भी इस एस्कॉर्ट में नहीं जाना चाहेगा। आस्था सोचता है कि उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है और अपने सर को आजाद करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते कि एग्जाम के फायर वर्क शुरू हो गया है। यहाँ भी कहता है लगता है तुम्हें एक दूसरा मौका दिया गया है, कुछ ऐसे करो जो औरत हो वरना मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा, जो आस्था को शॉक कर देता है। फिर वो लोग चले जाते हैं और आसपास खड़े एक व्यक्ति आस्था से पूछता है कैसे हो? मेरा नाम है सेती बर्ड्स। आस्था अपना नाम बताता है और उसे मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सब स्कॉट
कैप्टन आते हैं। आस्था पूछता है ये लोग कौन है? ये उन्हें जवाब देता है ये असल में मैजिक नाइट एस्कॉर्ट कैप्टन है। फिर हमें इंटरेक्शन दिखाया जाता है जो बेस्ट एस्कॉर्ट कैप्टन विलियम विंसेंट का होता है। हमें बताया जाता है कि सब एस्कॉर्ट कैप्टन इक्वल है और इनमें से कोई एक नया विजार्ड किंग बनेगा। आस्था विजार्ड किंग को ढूंढने लगता है लेकिन सेती उसे बताता है कि विजार्ड किंग ऐसे छोटे इवेंट में शामिल नहीं होते। सारे कैप्टन को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैप्टन विलियम फिर सबको ध्यान से सुनने को लिए कहता है क्योंकि वो एग्जाम के सब टेस्ट कंडक्ट करेगा। वो अपने मैजिक का यूज करके हवा से एक ट्री सामान करता है जो सबको उड़ने के लिए एक ब्रूमस्टिक देता है। आस्था और यूनो समझ जाता है कि ये व्यक्ति विजार्ड किंग बनने के सबसे करीब है। कैप्टन विलियम कहता है चले एग्जाम शुरू करते हैं। हर टेस्ट के बाद हम आपके परफॉर्मेंस को रेट करेंगे और जब एग्जाम खत्म होगा तब आप में से कुछ को हमारा स्क्वाड में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। अगर सिर्फ एक स्क्वाड आपको चूज करता है तो आप उस स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा स्क्वाड आपको चूज करती है तो आप फैसला करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई स्क्वाड कैप्टन आपको चूज नहीं करता तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। पहले टेस्ट है आपको इस ब्रूमस्टिक पर उड़ना होगा। जो लोग अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं वो इसे आसानी से कर लेंगे। ये एक बेसिक स्किल है जो सब मैजिक ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आपको यह होना बेकार है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ने लगता है और बिना किसी मेहनत के उड़ जाता है जबकि आज तक कुछ नहीं कर पाता। सब स्क्वाड कैप्टन इस बात को नोटिस करता है। ग्रीन मैंटिस कैप्टन सोचता है अगर आस्था में टैलेंट नहीं है तो कम से कम वो फ्लोट तो कर ही लेना चाहिए था। सेठी आस्था को कहता है कि अपने शरीर को रिलैक्स करो और तुम उड़ पाओगे, लेकिन आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक सिल्वर ईगल स्क्वाड कैप्टन नोजेल सिल्वा एक लड़के के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि रॉयल्टी का ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका स्क्वाड पहले से ही डिसाइड होता है। वो उसे पॉइंटलेस चीजें करने छोड़ने के लिए कहता है। लड़की जवाब देती है कि वो समझ गया है और नोजेल कहता है उसके बजट वैसे भी मायने नहीं रखता। फिर वो चले जाते हैं। फिर हमें देखा जाता है कि आस्था किसी भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। कैप्टन विलियम फिर अनाउंस करता है कि अब फाइनल राउंड शुरू होगा जहाँ कैंडिडेट्स एक दूसरे से लड़ना होगा। कैप्टन वेंजेंस कहता है अब सबको तैयार रहना चाहिए, एक पार्टनर चुनिए और अपने ग्रिमर के पावर का यूज करते हुए लड़ाई करिए। एक नाइट को लड़ना आना चाहिए और हम ये देखना चाहते हैं। कैप्टन विलियम कहता है एग्जाम तब तक चलेगा जब तक कोई गिव अप नहीं करता या नॉकआउट नहीं होता। जो लोग चोट खाते उनके ही इलाज होगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़ो। आस्था फिर सोचता है क्या ये मेरी आखिरी मौका है? मैं अब तक कुछ खास नहीं कर पाया, अब मुझे अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी पावरफुल इंसान से लड़ना होगा। जैसे फाइट शुरू होने वाली होती है आस्था थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और कहता है चलो अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि हम अपने गोल अचीव कर सके। उसका ओपोनेंट उसके पास आके कहता है इतनी कोशिश मत करो, तू सिर्फ एक बेकार इंसान है जो गलत जगह से आ गया है। मुझे तेरी यहाँ तक आने एप्रिशिएट करना चाहिए लेकिन अब तुझे दिखाता हूँ कि कैसे मेरे मैजिक नाइट में एंट्री करनी होती है। चल इसे जल्दी खत्म करते ताकि तू अपने बेकार गाँव वापस जा सके। फाइट शुरू होती है और ओपोनेंट एक शील्ड बनाता है। सोचता है कैप्टन को ये कैसा लगेगा। ये टेक्निक दूसरी मैजिक से बच जाती है और मैजिक बुलेट्स भी रोक सकती है। आस्था के कमजोर अटैक्स को आसान से काउंटर करेगी। जब ये थक जाएगा तब मैं इस पर अटैक करूंगा। फिर वो कहता है चल आस्था दिखा दे तू क्या कर सकते है। सब देखने वाला हैरान है, काश मैं उस लड़के के साथ होता और कुछ सोचते हैं इसकी ग्रिमर कितना बेकार है, क्या ये मैजिक यूज भी कर सकता है? मुझे नहीं लगता ये किसी एस्कॉर्ट के लिए सिलेक्ट होगा। हम देखते हैं कि आस्था फुल स्पीड में चार्ज करता है और अपनी तलवार से ओपोनेंट के मैजिक तोड़ देता है। सबको शॉक करते हुए आस्था डिक्लेयर करता है मैं मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। यूनो सोचता है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। कुछ लोग वंडर करते हैं ये लड़का कौन है, कि यह सच में विजार्ड किंग बनना चाहता है? वही फिनरल कहता है अब तक के टास्क के बेसिस पर मैंने नहीं सोचा था इसमें इतनी पावर होगी। या में रेस्पॉन्ड करता है ये मैजिकल पावर नहीं है, मुझे लगता है इसके पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है। वो लोग सोचने लगता है कि पहले इसके मैजिक पावर क्यों नहीं महसूस हुआ, फिर भी ये विजार्ड किंग बनने की बात करते हैं। उनके ये सब रिडिकुलस लगता है। तभी बाकी कॉन्स्टेंटेंट आपस में लड़ने लगते हैं और कोई यूनो के डुएल के लिए चैलेंज करता है। चैलेंजर यूनो से कहता है चाहे तुझे चुना गया हो पर तू रॉयलिटी नहीं है तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरे स्टेटस और पावर हमारे सामने कितनी लो है। तुझे अपने गांव में सुनने के लिए एक कहानी दे दूंगा। फिर वो मैजिक लिंकिंग बॉल से अटैक करता है लेकिन यूनो अपने विंड टोर्नाडो से उसे काउंटर करते हैं और उनको ट्रैप करके फाइट जीत लेता है। शाम को कैप्टन विलियम अनाउंस करता है एग्जाम खत्म हो गए है, जब तुम्हारा नंबर बुलाया जाए प्लीज आगे आओ। ब्लू रेस के कैप्टन चार्लोटे कहती है अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन तुम्हारे लिए हार्ट उठाता है तो तुम उनके स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम रिफ्यूज भी कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा कैप्टन हार्ट उठाता है तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कौन सी स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हो। कैप्टन विलियम ऐड करता है अगर कोई कैप्टन हार्ट नहीं उठाता तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहे होते हैं, कुछ सिलेक्ट हो रहे हैं और कुछ वापस जा रहे हैं। हीरो का नंबर आता है और सब कैप्टन उनके लिए हार्ट उठाते हैं, सबको सरप्राइज करते हैं। ऐसा सोचता है ये अमेजिंग है, सब उसे अपनी टीम में चाहते हैं
से यूनो अपने मन में सोचता है मुझे वो इसको चूज करनी चाहिए जो मुझे फास्टर विज़ार्ड किंग बनने में हेल्प करेगी। फिर वो कैप्टन विलियम के गोल्डन डॉन स्कॉट चूज करता है। आस्था की तौर आती है लेकिन कोई कैप्टन हाथ नहीं उठाता जिससे वो शॉक हो जाता है। सब उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी कैप्टन यामी कहता है हैरान होने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता तुम फाइट में कितने अच्छे हो। अगर कैप्टन तुम्हारे पावर के बारे में कुछ नहीं जानते तो कोई तुम्हें अपनी टीम में शामिल नहीं करेगी। आखिर में कैप्टन सिर्फ मैजिकल पावर ही देखते हैं। कैप्टन यामी अपने पावर दिखाते हैं और सबको उसकी इंटेंसिटी को एस्टोनिश करते हुए फिर वो आस्था से कहता है अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर नहीं है तो कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, ये रियलिटी है। और तुमने कहा कि तुम विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें सभी 9 कैप्टन को सरप्राइज करना पड़ेगा। अभी क्या तुम यहाँ खड़े होकर कह सकते हो कि तुम बिना मैजिकल पावर से विज़ार्ड किंग बनोगे? आस्था रिप्लाई करते हैं चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का चांस ना मिले और चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा जब तक मैं विज़ार्ड किंग नहीं बन जाता। यहाँ में जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तू पसंद आए, मेरे स्क्वाड ज्वाइन कर। सब शॉक हो जाता है। कैप्टन यामी आगे कहता है सुना तुमने, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने का चांस दे रहा हूँ और वैसे तुम्हें रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है, ये आसान नहीं होगा। हम तुम्हें इतने पुश करेंगे कि तुम खुद को पहचाने नहीं पाओगे। रेडी हो जाओ। आस्था अपनी जानी याद करते और खुश होता है। हम देखते कि जितनी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट नहीं किया गया उन्हें वापस भेज जा रहा है। यूनो आस्था से कहता है अब तू ब्लैक बुल्स में है और मैं गोल्डन डॉन में। अब से हमारे असली राइवलरी शुरू होता है। तभी आस्था का पेट दर्द करने लगता है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ते। उसे देखते हुए ये लड़का सोचता है तू सच में सोचता है कि सबके सामने मुझे एम्ब्रेस करने के बाद बच जाएगा? तेरी वजह से मैं लोअर रैंकेड ग्रीन मैंटिस स्क्वाड में अटक गया। सिर सकेट अपने मैजिक से एक पॉइजन लाइजर्ड समन करता है और उसे आस्था की तरफ भेजता है, लेकिन यूनो अपने विन मैजिक से लाइजर्ड को रोक लेता है और सकेट से पूछता है तू क्या कर रहा है? सकेट जवाब देता है मैं बस मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि हम में से कौन स्ट्रॉन्ग है। यूनो से कहता है अब निकल जाओ, तुम आस्था के लायक नहीं हो। सकेट चला जाता है और आस्था बाहर आता है और दोनों अपने रेस्पेक्टिव जर्नीज पर निकल पड़ते हैं। कैप्टन यामी फिर कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पहले दिन मुझे वेट करवा दिया। वो आस्था को कॉलर से पकड़ते हैं और फ्यूनरल को अपनी मैजिक यूज करने के लिए कहता है। आस्था पूछता है क्या हो रहा है? कैप्टन यामी एक्सप्लेन करता है क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीखना पड़ेगा। ओ वेट, मुझे याद आया तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आस्था को एक पोर्टल में फेंक देते हैं और सब ब्लैक बुल के बेस पे बाहर पहुंच जाते हैं। आस्था अपने मुंह खोलकर कहता है मैं आस्था हूँ और आज से मैं ब्लैक बुल ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और आस्था जमीन पर गिर जाता है। गोल्डन डॉन के एक मेंबर यूनो से उसका नाम पूछते हैं और अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है तुम न तो रॉयल हो और न ही नोबेल, बस एक आम इंसान हो। फिर भी कैप्टन वेंजन ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया, सिर्फ इसलिए एरोगेंट मत हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए सारे कैप्टन ने अपना हाथ उठाया था। ये तो बस एक एग्जाम था और गोल्डन डॉन में तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूनो रिप्लाई करता है चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और हम देखते हैं कि आस्था फिर से एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक फायरबॉल उसे दोबारा बाहर फेंक देती है। इसी दौरान ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में दो लोग लड़ रहे होते हैं जबकि बाकी सब अपने काम में बिजी होते हैं। आस्था सोचता है ये कितने डरावना है, लेकिन मैं अब उनका हिस्सा हूँ। फिर आस्था कहता है मैं आस्था हूँ और एक दिन मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तब एक लड़की कहती है मैं फिर कभी किसी बुरे आदमी के साथ नहीं पीऊंगा और एक और फायरबॉल आस्था के पास गिरते हैं। लड़कियां लड़के फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं और कोई कहता है अगर तुम लोग नहीं रुके तो अपने बहन की कसम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कैप्टन यामी दीवार पर मुक्का मार के कहता है सब लोग रुक जाओ। मेंबर्स कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछता है और रिक्वेस्ट करता है। कैप्टन यामी कहता है मुझे पता है तुम सब मुझे कितने प्यार करते हो और चुप हो जाओ। फिर वो आस्था को ढूंढने लगता है और कहता है ये छोटा लड़का हमारा नया मेंबर है, इसका नाम आस्था है और ये आज भी लेट है। फिर वो कंटिन्यू करता है ये गोल्डन अग्रिपा है, ये डरावना लगता है लेकिन ये अच्छा इंसान है और ये वेनेसा है। जब ये पीती है तो सिर्फ लड़ती रहती है, लेकिन ये भी अच्छी इंसान है। वेनेसा कहती है तुम इतने छोटे होकर भी मैजिक नाइट बन गए, तुम स्पेशल ट्रीट डिजर्व करते हो। आस्था सोचता है नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। फिर फ्यूनरल कहता है और ये चार्मी है, ये बहुत खाते रहते हैं, ये गोश है, बस इसकी बहन के करीब मत जाना वरना ये तुम्हें मार देगा। यामी कहता है ये ग्रे है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन ये अच्छा इंसान है। और आखिर में ये मैग्ना है, ये एक थाग है लेकिन अच्छा इंसान है। मैं फ्यूनरल हूँ और ये कैप्टन यामी है और भी मेंबर्स है, लेकिन वो या तो मिशन पे है या रेस्ट कर रही है। आस्था जोर से कहते हैं थैंक यू और पूछता है मेरा काम क्या है। मैग्ना कहता है तुम एक गरीब गाँव से आए हो और मुझे तुमसे कोई मैजिक सेंस नहीं हो रहा, फिर भी तुम ब्लैक बुल्स का मेंबर बन गए। मुझे नहीं पता तुमने यामी को कैसे कॉन्विंस किया, लेकिन तुम्हें ब्लैक बुल्स का रोब तभी मिलेगा जब तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे। एक्साइटेड होकर आस्था कहता है चलो देखते मैं ब्लैक बुल्स में होने लायक हूँ या नहीं। मैग्ना उसे बाहर ले जाता है और कहता है अगर तुम मेरे दिए गए टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें ब्लैक बुल का रोब मिल जाएगा, पहले 5000 सीट अप मारो। मैग्ना
उसे कई टास्क देते हैं। फिर कहता है इसके पास मैजिक पावर तो नहीं है लेकिन इसके फिजिकल स्टेमिना इनक्रेडिबल है। आस्था पूछता है अब तुम कॉन्विंस हो गए, जल्दी से मुझे ब्लैक बुल्स का रूप दे दो। मैग्ना कहता है तुम बहुत जल्दी में हो लेकिन एक आखिरी ट्रायल बचा है, तुम्हें मेरी मैजिक या तो ब्लॉक करनी होगी या डॉज करनी होगी। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ऑफिशियली ब्लैक बुल्स के मेंबर बन गए। आस्था अपनी तलवार निकलता है और सब उनकी फाइट देखने लगता है। मैग्ना अपनी फायरबॉल फेंकता है और आस्था उन्हें डॉज करता है। फिर मैग्ना अपनी पावर बढ़ा के एक और फायरबॉल फेंकता है। हमें बताया जाता है कि आस्था जल्दी रियलाइज कर लेता है कि अपनी वेल ट्रेन मसल्स, अपनी विजन और एक्सप्लोसिव पावर के साथ वो अपनी तलवार से इस मैजिक के काट सकता है। लेकिन मैग्ना का मैजिक बहुत फास्ट है और अगर आस्था इससे पकड़ भी लेता है तो उसकी तलवार जल जाएगी। जब आस्था इस बात को रियलाइज करता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका जिस्म हार नहीं मानता। उसका रिफ्लेक्स आखिरी अटेम्प्ट करता है और आस्था अपनी तलवार से मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है जो वापस मैग्ना पर जाके गिरता है और वो गिर जाता है। सब एक्साइटेड हो जाता है। एमी सोचता है उसने मैजिक को काटा नहीं, उसने उसे वापस मारा। ये मैजिक तलवार मैजिक के काट भी सकता है और रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। मुझे नहीं पता था ये ऐसे वापस मार सकती है। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा और ये सोच रहा था कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। रुको, क्या मैंने इसे मार दिया? मैग्ना कहता है तुम क्या सोच रहे थे? शुक्र है मैंने टाइम पे इसे डिस्पेल कर दिया, वरना मैं अपनी मैजिक से मार जाता। मैग्ना आस्था से कहता है तुम अमेजिंग हो, तुमने सिर्फ मेरे ब्लास्ट को ब्लॉक किया बल्कि उसे वापस फेंक दिया। मैं तुम्हें जज करने के लिए सॉरी, क्योंकि तुम एक गाँव से आए हो, मैं भी एक रिमोट गाँव से हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आस्था कहते हैं मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। फिर मैग्ना कहता है लेकिन तुमने मेरे मैजिक को वापस फेंक दिया, कितने कमाल की हो, तुम एक सच्चे आदमी हो। सब आस्था से इम्प्रेस होता है और फिर मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स का रोप दे देता है। आस्था बहुत खुश होता है और ये लड़की उस पर रोप डालती है और ब्लैक बुल्स का सिंबल उसके हेडबैंड पर मार्क कर देती है। मैग्ना कहता है ये ऑफिशियल है, तुम अब ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। ब्लैक बुल्स का या यामी का नाम खराब मत करना। आस्था जोर से चिल्लाने लगता है और यामी उसे शांत होने को कहता है। इसी दौरान एक लड़की सोचती है कि आस्था को उसके रूम दिखाए। आस्था खुशी से ब्रेड खाते हुए कहता है मुझे अपने रूम मिल गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चर्च में हम सब एक ही रूम में सोते थे। फिर वो रूम साफ करना शुरू करता है। तब वो एक चीज याद करता है, याद रखना एक लेटर लिखना, तुम्हारे फैमिली चर्च में तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी, उन्हें बता देना कि यह क्या हो रहा है। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। लेटर लिखते वक्त आस्था सोचता है ये मेरे पहली कैसल है लेकिन आखिरी नहीं होगी। मैं जल्दी विज़ार्ड किंग बन जाऊंगा और यूनो मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। फिर हम यूनो को देखते हैं जिसे ये आदमी उसे रूम दिखाता है और कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए रिजर्व होते हैं, लेकिन ठीक है कल मैं तुम्हें मैजिक नाइट के ड्यूटीज के बारे में बता दूंगा। मुझे ये काम नहीं पसंद लेकिन अगर कैप्टन ने कहा है तो मुझे करना पड़ेगा। क्या तुम समझ रहे हो? यूनो जवाब देता है हाँ मैं समझ गया। क्लस कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे सर बुलाओ और कल लेट मत होना। चर्च में सब अपने काम कर रहे होते। आस्था यूनो का लेटर आता है। फादर उससे पढ़ता है और कहते हैं मुझे पता था यूनो मैजिक नाइट बनेगा, मुझे ये खबर गाँव में सबको बतानी चाहिए। फिर नाश पूछता है आस्था क्या कर रही है, वो कब वापस आएगा? फादर कहता है वो वापस आएगा, हमें उसे इनकरेज करना चाहिए। सिस्टर लिली ये लेटर पढ़ते हैं कि आस्था भी मैजिक नाइट बन गया है जो सबको सरप्राइज करता है। फादर कहता है इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों में से कोई वापस नहीं आएगा। मैं गाँव जाके ये खुशी की खबर सबको बताऊंगा। नाश कहता है उसने अपने गोल अचीव कर लिया है। अगली सुबह आस्था एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं और एक दीवार से टकरा जाता है। मैग्ना आते हैं और आस्था कहता है जो मैं कल देखा उस हिसाब से ये दीवार यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैग्ना जवाब देता है ये पहले यहाँ नहीं था, बेस अपनी जगह ऑटोमेटिकली बदलते रहते हैं, टेंशन मत लो, तुम आदत डाल लोगे। अब मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। मैग्ना आस्था को अलग अलग जगह दिखाता है। वो गलती से बाथरूम में चले जाते हैं जहाँ गोल्डन बैठी होती है। मैग्ना कुछ जानवरों को दिखाता है और कहता है यामी को इनका ख्याल रखना पसंद है, इसलिए अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इन्हें दिन में 2 बार खिलाना पड़ेगा। जब आस्था इन्हें खिलाता है एक जानवर उसके मुंह से खाना ले लेता है। फिर मैग्ना उसे लाइब्रेरी दिखाता है और दोनों पागलपन में भाग रहे होते हैं। एक लड़की आती है और मैग्ना कहता है ये तुम्हारी कॉलेज है, ये भी इस साल ज्वाइन हुई है। आस्था उसे हाथ मिलाता है और वो कहती है मुझसे कैजुअली बात मत करो, तुम सिर्फ एक इंसेक्ट हो जिसमें कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरा नाम नोले सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ। ये सुनकर आस्था माफी मांगता है और कहता है लेकिन रुको, तुम मुझे इंसेक्ट क्यों बुला रही हो? हम सब मैजिक नाइट है, चाहे कोई रॉयल हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? नोले जवाब देती है फर्क पड़ता है, तुम मेरे स्टेटस को समझे नहीं, मैं तुम्हें हमारे मैजिकल पावर के बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। नोले अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करते हैं लेकिन उस अटैक का मैग्ना पर लगता है। मैग्ना कहते हैं तुमने मैजिक से अटैक करने की हिम्मत कैसे की? नोले जवाब देती ये तुम्हारी गलती थी जो तुमने बाहर खड़े थे। मैग्ना कहते हैं मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। नोले कहती है और मैं रॉयल्टी हूँ। जब मैग्ना कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम रॉयल्टी हो या सिल्वा ईगल्स का कैप्टन की छोटी बहन, तुम्हें यामी के शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें ब्लैक बुल्स में ज्वाइन करने का मौका दिया। मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट रहा हूँ क्योंकि तुम लड़की हो, लेकिन अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ। नोले अपने ब्लैक बुल्स रोप जमीन पर फेंक देती
देती है और कहते हैं कि सबको ये मालूम होना चाहिए कि कितने वैल्यूएबल और पावरफुल है। आस्था उसके रूप देखते हुए कहता है मैं इसके लिए कितनी मेहनत की, मुझे समझ नहीं आता इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। आस्था बाथरूम धोते हुए एक बकेट पानी से भीग जाता है। वो नोले को अपने मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखता है और जब नोले एक वाटर वॉल थ्रो करती है वो आस्था पर लगती है। नोले सोचते है मेरी मैजिक हमेशा गलत जगह क्यों लगता है जब मैं यूज करती हूँ। क्या जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वो सच है? कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये सच है कि सिल्वा फैमिली की छोटी बेटी अपनी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी कजिन कहता है कि वो ये यकीन नहीं कर सकता कि जो अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती वो उनकी बहन है। कैप्टन नोजल कहता है मैं ऐसे ही किसी को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। तुम हमारे माँ की तरह क्यों नहीं हो सकती बल्कि एक फेलियर हो। नोले कहती है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर नोले कहती है इंसेक्ट तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अपने मैजिक से अटैक करना शुरू करते हैं। नोले अपने मैजिक में फंस जाती है जो सबको शॉक करते हैं। मैग्ना कहता है ये बड़ा प्रॉब्लम है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कैप्टन यामी कहते हैं अगर हम उस पर मैजिक से अटैक करेंगे तो उसे भी चोट लग सकती है। क्या कोई अपने स्पेशल मैजिक से उसे निकल सकते? फिनल ये कोशिश करने की तैयार करता है। यामी कहता है हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो मैजिक को काट सकते हैं। और आस्था उड़ते हुए आता है और अपने तलवार से मैजिक को काटना शुरू करता है। फिर नोले नीचे गिरने लगते हैं। फिनल उसे पकड़ लेता है। नोले सोचती है अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। आस्था कहता है तुम्हारा मैजिक सच में बहुत पावरफुल है, ये अमेजिंग है। मेरे पास खुद का कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने मैजिक कंट्रोल करना सीख जाओ तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि मैं तुमसे पीछे न रहूं। मैग्ना कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम अपने मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ब्लैक मोल्स में रॉयल्टी या फेलियर होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्क्वाड में सब फेलियर्स है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई कमी है तो कोई बात नहीं। सब लोग नोले की मदद करना शुरू कर देता है और मैग्ना उसे अपने मैजिक को कंट्रोल करना सिखाने का वादा करता है। आस्था कहता है चलो हम दोनों अपने बेस्ट कोशिश करते हैं। नोले उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए खुश हूँ। फिर अगले दिन आस्था ब्लैक बुल्स के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वो कहता है मैं सुबह से इतना काम कर रहा हूँ पर कोई मुझे बताएगा ये काम चर्च वाले काम से कैसे अलग हुआ। मैजिक नाइट एग्जैक्टली करते क्या है? डाइनिंग टेबल पे आस्था नोले की हेल्प कर रहा होता है पर नोले कहती है मैं रॉयल्टी हूँ, ये टास्क मैं नहीं करती। फिर दोनों झगड़े करने लगता है और आस्था मैग्ना से पूछता है मैजिक नाइट एग्जैक्टली करते क्या है। मैग्ना इरिटेट होकर कहता है क्या तुम्हें पता भी नहीं मैजिक नाइट क्या करते हैं? तुम यहाँ क्यों हो? फिर वो आस्था को डांटने लगता है जो फिर माफी मांग लेता है। मैग्ना फिर सबसे कहता है कि आस्था को समझाओ कि मैजिक नाइट क्या करते हैं। वेनेसा कहती है हम लोगों की रक्षा करते हैं, जबकि लाक कहता है अगर मुझसे पूछो तो सबसे बेस्ट पड़ते है दुश्मनों से लड़ना और तुम क्रिमिनल्स को मार सकते हो बिना किसी सबल के। सब अपने रीजन शेयर करते हैं और नोले अपने मन में सोचती है ये लोग पागल है। मैग्ना फिर आस्था से पूछता है कि क्या अब उससे समझ आया मैजिक नाइट क्या करते? आस्था अपने सर हिलाता है माना करते हुए। कैप्टन फिर मैग्ना को बुलाता है एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए। आस्था इंस्टिट करता है साथ चलने के लिए पर मैग्ना कहता है ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है, सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। सब अपने काम पर वापस चले जाते हैं। आस्था अपने मन में सोचता है कि कैप्टन यामी और मैग्ना किसी इम्पोर्टेंट मिशन पर होगा। तभी हम देखते हैं कि यामी और मैग्ना सब कुछ हार गए हैं एक बेट में और पूरी तरह से नंगा खड़े हैं। यामी कहता है हम एक आखिरी मैच खेलेंगे। एक बुरा आदमी जवाब देता है पर तुम्हारे पास बेट करने के लिए कुछ नहीं है। यामी फिर किताब निकलते है और कहता है मेरे पास ये अब भी है। मैग्ना उसे रोकने की कोशिश करता है पर बुरा आदमी एक डील प्रपोज करता है अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूँ। यामी मान जाता है और वो फिर से गैम्बलिंग करने लगता है। बेस पे वापस आस्था खाना बनाने में मदद कर रहे होते हैं पर खुद ही खा लेते हैं। वो नोले से हेल्प मांगता है पर वो कहती है तुम्हें लगता है ये मैं कभी पहले किया है? बेट हारने के बाद यामी और मैग्ना आस्था और नोले के पास वापस आते हैं। मैग्ना मान लेता है हम कभी उस बुरे आदमी को हरा नहीं सकते और आस्था और नोले को एक नया मिशन दे देता है गाँव में जंगली सुअरों का शिकार। नोले कॉम्प्लेन करती है ये मिशन कितने बोरिंग लग रहा है। आस्था फुल्ली एनर्जी के साथ कहता है मैं उन्हें अपने हाथों से हरा दूंगा। मैग्ना उसे वार्न करता है कि जंगली सुअर अचानक से हमला कर सकते हैं। यामी कहता है इसलिए हमें ये मिशन करना पड़ेगा। आस्था पूछता है क्या सुअरों ने उन्हें फाइट में हरा दिया था? यामी जवाब देता है हम उनसे एक बेट में हरा। उन्होंने हमारा कपड़े और 6 महीने का तनख्वाह ले ली है और हमने उसे वादा किया है कि हम उनका काम पूरा करेंगे, इसलिए हमें सुअर की शिकार करना पड़ेगा। आस्था और नोले दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और नोले पूछते हैं इसके हमें क्या लेना देना है। मैग्ना जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है कैप्टन यामी अपने गलतियां सुधारेंगे? ये काम हम लोगों को ही करने पड़ेगा। यामी फिर कहता है तो या तो मिशन पूरा करो या मर जाओ। टीम मिशन के लिए तैयार होती है और आस्था एक्साइटेड होता है। नोले हेजिटेट होती है, कहती है वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती पर मैग्ना उसे तसल्ली देता है अगर तुम मिशन पे जाओगे तो तुम्हारा कंट्रोल बेटर होगा और चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैग्ना फिर फिनरल को बुलाते हैं अपने स्पेशल मैजिक से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर फिनरल समझता है कि वो सिर्फ उन जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहाँ उसने अपनी मैजिक की मार की है। मैग्ना फ्रस्ट्रेट होकर कहता है ठीक है फिर हम ब्रूम्स का यूज करेंगे। आस्था और नोले कॉम्प्लेन करती
है, पर मैग्ना कहता है कि वो अपने मैजिक ब्रूम बेबी क्रेजी साइकिल से उन्हें ले चलेंगे। आस्था थ्रिल्ड होता है, पर नोले कॉम्प्लेन करती है, कहती है ये अनकंफर्टेबल है। दोनों झगड़ते हैं और नोले आस्था को पांच कर देते हैं। मैग्ना उसे उठाता है और आखिरकार वो लोग गाँव पहुंच जाता है। एक मैजिक यूजर उन्हें फ्रीज करता है और अपनी टीम को मैजिक स्टोन ढूंढने को ऑर्डर कर देता है। फिर वो उन सुअरों को तोड़ देता है। इसी बीच जंगली सुअर आस्था को इधर उधर फेंकने लगता है। नोले सोचती है क्या उसे हेल्प करना चाहिए, और मैग्ना कहती है मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहुत मैजिक यूज कर चुका हूँ, अब मुझे रेस्ट करने दो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो जाओ खुद ही उसकी मदद करो। नोले आस्था की हेल्प करने जाती है, पर गलती से अपने वाटर मैजिक से उसी को मार देती है, जो देखकर मैग्ना हंसने लगता है। आस्था आखिरकार अपने तलवार से सुअरों को मारा देता है। मैग्ना उसे प्राइज करते हैं और कहते हैं उसने अच्छा काम किया, पर वार्न करता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ। आस्था ऊपर देखता है और जंगली सुअर उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो सबको हरा देता है। वापस जाते हुए मैग्ना कहते हैं बुरे आदमी को ये देखकर खुशी होगी। नोले कहती है तो वो बुरा आदमी तुम्हारा दोस्त है। मैग्ना जवाब देता है मेरे गाँव यहाँ पास ही है, तो मैं अक्सर यहाँ आता था। जब मुझे मेरे ग्रीमोर मिला तो मैं इस गाँव में आया और यहाँ बहुत हंगामा किया। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मैग्ना अपने मैजिक से गाँव पे हमला कर रहा था, तभी वो बुरा आदमी उसका हर बार रोक लेता है। जब मैग्ना बार बार अटैक करता है, बुरा आदमी उसका हर बार को ब्लॉक कर देता है। बुरा फिर कहता है एक असली आदमी हमेशा कमजोर की मदद करते हैं। नोले सोचती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्ना कॉन्क्लूड करता है कि उसके बाद इतनी मैजिकल पावर थी कि वो मैजिक नाइट बन सकता था, और उसने मुझे कॉन्विंस किया कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दूं। इसी तरह मैं मैजिक नाइट बना। जब मैं मैजिक के साथ एग्जाम पास किया तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं हुई। फिर मैग्ना उस हिम्मत वाले गाँव को दिखाता है जहाँ कई लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। आस्था पूछता है यह क्या हुआ, जिससे नोले जवाब देती है ये एक मैजिक मिस्ट है, अगर तुम अंदर गए तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैग्ना सोचता है ये किसकी मैजिक हो सकती है, यह का रिलीजियन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऐसे मैजिक कर सके। लगता है यह कुछ बड़ा हुआ है। आस्था फिर अपने तलवार निकालता है और कहता है मैं अपनी तलवार से इस मिस्ट को काट दूंगा। मैग्ना सरप्राइज होकर कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तलवार से मैजिक को काट सकते हो। लेकिन आस्था बिना रुके मिस्ट को काटने लगता है। मैग्ना के डायरेक्शन के साथ आस्था मिस्ट को काट लेता है और वो लोग आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहाँ कई लोग बंद है। उन पे अटैक होता है। मैग्ना अपने मैजिक से सबको बचाता है। थका हुआ मैग्ना मैजिक यूजर को देखते है और पूछता है क्या ये सब तुमने किया। मैजिक यूजर जवाब देता है तुमने मेरे वक्त बर्बाद किया है, 2 सेकंड में तुम सब मर जाओगे, और उन पर मैजिक से अटैक करता है। लेकिन आस्था उस मैजिक को काट देता है और डिमांड करता है तुम लोग कौन हो, ये लोग इस गाँव में क्यों आया। मैजिक यूजर कहता है ये ब्लैक बुल से सबसे घटिया स्कॉट और इसे संभालने वक्त लगेगा, 5 मिनट में हम जो लेने आए हैं वो लेकर जाएंगे। एक और मैजिक यूजर आस्था पे मिस्ट स्पेल कास्ट करता है, लेकिन आस्था उसे भी काट देता है। मैजिक यूजर शॉक्ड होकर कहता है तो तुम मेरे मैजिक को काट रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारी तलवार किसी भी मैजिक को काट सकती है। मैजिक यूजर आगे कहता है ये दुनिया अलग अलग रिलीजन में बनती है। पहले नोबल रियल जहाँ रियलिटी एग्जिट करती है, दूसरा है कॉमन रियल जहाँ कॉर्नर्स होता है, और तीसरा है फोर्थ सेक्टर जहाँ विलेज होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने रोज की मैजिक यूज कर सकते हैं और इसलिए ये सब बेकार है, इसलिए मैं इन्हें मिटा रहा हूँ। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास इतना मैजिक पावर है कि मैजिक नाइट भी तुम पे डिपेंड करते हैं। तुम इन लोगों को बचाने आए हो क्योंकि ये तुम्हारे मिशन का हिस्सा है। सच ये है कि तुम इन्हें कमजोर समझते हो और इसी वजह से मैं इन्हें मिटा रहा हूँ। आस्था सिस्टर लिली के बातें याद करते जो उसने कभी कहा था कि सिर्फ वो लोग जो स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर रखते अच्छे जगह पर जीते हैं और कमजोर लोग इनसिग्निफिकेंट समझ जाता है। आस्था जवाब देता है चाहे तुम इनके कमजोर समझो, मैं फिर भी इनकी रक्षा करूंगा। दुश्मन अपने अटैक बढ़ाते जाते हैं जबकि मैग्ना आस्था का सपोर्ट करता है और वो समझाता है कि इन्हें रोकने के लिए अपने पूरा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैग्ना परेशान होता है क्योंकि उसकी पावर खत्म हो रही है और ये एनिमीज बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे मैजिक नाइट्स। नोले को अपने मैजिक एक्यूरेटली यूज करने का परेशानी हो रही होती है और दुश्मन उनका मजाक उड़ाता है और कहता है ये लोग अपने खुद का बचाव भी नहीं कर सकता है, अगर तुम इन्हें यहाँ छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन मैग्ना और आस्था उन्हें छोड़ने से मना कर देता है। नोले अपने आप को पावरलेस महसूस करती है, सोचती है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मदद कर सके और बाहर से भाग जाती है। लेकिन फिर एक लड़की उसे मदद मांगती है। डिटरमाइंड होकर नोले अपने ग्रीन मैजिक ऑरा अनलॉक करती है और अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है। सबके अराउंड एक मैजिकल बैरियर बनाती है। वो डिक्लेयर करती है मैं सबको बचाऊंगा क्योंकि मैं रॉयल्टी हूँ और ब्लैक बुल्स का एक मेंबर भी हूँ। दुश्मन की मैजिक नोले की शील्ड को तोड़ नहीं पाती और आस्था मिस से बाहर निकलकर दुश्मन पर अटैक करता है। आस्था कहता है मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है लेकिन मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा। हंसकर दुश्मन जवाब देता है चाहे तुम्हारी तलवार मैजिक को काट सकता है लेकिन ये एक आम इंसान का हाथ में बेकार है, और आस्था अटैक करता है। दुश्मन फिर नोले के वाटर मैजिक को फ्रीज करने की कोशिश करता है लेकिन आस्था उसे तोड़कर नोले से कहता है कि साथ मिलकर वो इस दुश्मन को हराएंगे। मैग्ना अपनी फायर मैजिक के साथ स्ट्रगल कर रही होता है, सोचता है मेरे पास ज्यादा मैजिक ही नहीं बचा है और ये दुश्मन मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
माफ करना कैप्टन यामी, मुझे नहीं लगता कि मैं यह लड़ाई जीत सकता हूँ। जब दुश्मन बड़ आस्था पर अटैक करता है, मैग्ना को याद आता है जब विलेजर्स ने उसके चीयर किया था जब वो एक मैजिक नाइट बना था। उसने उनकी बातें याद आती है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनकरेज करती थी और वो समझता है कि वो हार नहीं मान सकता। मैग्ना आस्था को कहता है कि वो पीछे रहे जब तक वो दुश्मन को संभाले। दुश्मन आस्था का मजाक उड़ाते कहता है तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तू क्यों नहीं सरेंडर कर लेते। लेकिन आस्था जवाब देते हैं अगर मैं गिव अप कर लूं तो इन्हें कौन बचाएगा। मैंने समझा है कि मैं एक दिन विज़ार्ड किंग बनूंगा। ये सिर्फ एक किंग बनने का सवाल नहीं है, ये उनसे किए गए वादे का पूरा करने का सवाल है जो मैं सबको बचाने का कर चुका। दुश्मन मुस्कुराकर कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मुझे संभालो। अपनी पूरी ताकत के साथ आस्था अटैक करता है। जब दुश्मन मैग्ना को मारने वाला होता है, आस्था नोले का स्पेल रिपेयर करता है जो उन्हें दुश्मन को आगे में फंसाने में मदद करता है। जब दुश्मन की फ्लेम्स कम होने लगती है, आस्था फाइनल अटैक करता है और मैग्ना का स्पेल दुश्मन को फंसा देता है। थका हुआ आस्था गिर जाता है और सोचता है ये अजीब हो सकता है लेकिन ये भी बहुत अमेजिंग है। विलेजर उनके शुक्रिया अदा करता है, कहते हैं कि उन्हें उनकी जान बचाई। मैग्ना दुश्मन से पूछता है लेकिन जवाब देने से पहले दुश्मन मैजिक यूज करके अपने और अपने साथियों को मार लेता है, अपने शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरकार मैग्ना सोचता है उन सैक्रिफाइस के बारे में जो विलेजर्स को बचाने के लिए दिया गया। आस्था विलेजर्स से कहता है कि चाहे तुम्हारे पास ज्यादा मैजिक पावर ना हो, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग हार्ट्स है। और विलेजर्स उसे चीयर करते हैं। वो छोटा सा लड़का आस्था से वादा करता है एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह एक मैजिक नाइट बनूंगा। आस्था जवाब देता है तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे देखो मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है लेकिन मैं पहले से एक मैजिक नाइट हूँ। जब तुम मैजिक नाइट ज्वाइन करोगे मैं विज़ार्ड किंग बनने के और भी करीब हो जाऊंगा। तब एक मिस्टीरियस बर्ड आस्था के पास एक मैजिक स्टोन लेकर आता है। आस्था सोचता है ये किस तरह का स्टोन है और जब वो उसे लेने के लिए कोशिश करता है, निको से कहता है कि ये उसके ग्रैंडफादर का है। इन सब मुश्किलों के बावजूद सब एक साथ हंसने लगता है जब वो बर्ड आस्था को मेज में परेशान करते रहते हैं। दूर से एक अननोन लोग कहता है तो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल के पास है, जाने दो, जब तक हम रेडी नहीं होते हमारे मास्टर की वापसी करीब है। उस अननोन पर्सन का कपड़े पे एक गोल्डन क्रिसेंट मार्क होता है। मैग्ना, आस्था और नोले ब्लैक बुल के बेस पर आते हैं और कैप्टन यामी उनकी बात सुनकर हंस रहे होते हैं। आस्था पूछते हैं कैप्टन यामी क्या यह हंसने का समय है। कैप्टन यामी जवाब देता है तो क्या हम कुछ सही करने के बाद दुखी होने चाहिए। मैग्ना कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं सबको पीसफुली हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो चलो सब हंस लेते। जब सब मिलकर हंसते कैप्टन यामी कहते ठीक है बस अब तुम सब बहुत बढ़ गए हो और तुमने विलेज को बचाया है। मैग्ना कहते क्या तुम प्राउड नहीं हो। यामी जवाब देता है हाँ बिल्कुल, ये मैजिक नाइट है और ये 3 स्टार्स कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट करता है। अब जाओ और ट्राई करो। फिर हम देखते हैं कि फिनरल और वेनेसा मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से लौट रहे हैं। फिनरल कहते हैं कैप्टन हम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से वापस आए हैं, क्या आपने पता लगाया कि ये सब के पीछे कौन था। यामी जवाब देता है नहीं, अब तक उन्हें ज्यादा नहीं पता लेकिन जो दिख रहा है वो कोई हाई स्टेटस वाला लगता है। नोले और वेनेसा खुश हो जाती है जब एंटीबाट को देखता है लेकिन आस्था इम्पेशेंट हो जाता है और रेकलेसली एक्ट करने लगता है। नोले उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देता है जिससे कैप्टन यामी गुस्सा होकर कहता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़ दो और कुछ अच्छी न्यूज का इंतजार करो। अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। विज़ार्ड किंग ने तुम सबको विलेज बचाने के लिए एक स्टार दिया। सब खुश होते हैं और आस्था पूछते हैं ये स्टार किस लिए है। यामी समझाता है कि ये स्टार विज़ार्ड किंग मैजिक नाइट को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए देते हैं। फिनरल कहते हैं जितने ज्यादा स्टार्स एक मैजिक नाइट स्क्वाड के पास होते हैं उतने उनके अचीवमेंट्स होता है। अभी गोल्डन डाउन के पास सबसे ज्यादा स्टार्स है, टोटल 70। आस्था पूछते हैं हमारे पास कितने स्टार्स है। कैप्टन यामी जवाब देता है इस नए स्टार के साथ हमारे अब -30 स्कोर है, हमें सिर्फ 100 और स्टार्स चाहिए ताकि हम गोल्डन डाउन को पकड़ सके। आस्था शॉक्ड हो जाता है लेकिन सब हंस देते हैं। बाद में कैप्टन यामी स्क्वाड की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सब खुश होते हैं। आस्था कहते हैं मैग्ना तुम अपने पैसे क्या करोगे। मैग्ना जवाब देते हैं मैं घर बचूंगा, मैं हमेशा अपनी अर्निंग घर भेजता हूँ। मैनेसा कहती है मुझे भी कुछ पैसे सेव कर लेना चाहिए। आस्था कहता है मैं पैसे कहाँ खर्च करूंगा, चलो सब शॉपिंग करते हैं। इसी बीच आस्था अपने घर एक लेटर लिखते हैं, अपने एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं और कहता है कि सब उसके ख्याल रखते हैं। वो सिस्टर लिली को लिखता है कि वो जल्दी विज़ार्ड किंग बन सकता है और मजाक में उससे शादी करने के कहते हैं। अगले दिन वेनेसा, आस्था और नोले शॉपिंग करने जाती है। वो कॉमनर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं जहाँ आस्था अपने कॉम्पिटिशन डे को याद करते हैं और सोचता है कि कितना मजा आएगा अगर उसके विलेज के लोग भी यहाँ होते। जब वो शॉपिंग कर रहे होते घोष अपने बहन के लिए कपड़े खरीदते हैं और ग्रुप उसे इतना केयरिंग देख के सरप्राइज हो जाता है। फिनरल दूसरी तरफ एक लड़की से फ्लर्ट करते हैं लेकिन उसे थप्पड़ पड़ता है और वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। ग्रुप बाद में ब्लैक मार्केट जाता है जो एक डेंजरस जगह है जहाँ मैजिकल आइटम मिलते हैं। वेनेसा नोले से कहती है चाहे तुम्हें यहाँ कुछ मिले जो तुम्हारी मैजिक कंट्रोल करने में मदद करे। मैग्ना वहाँ गैम्बलिंग करता है, अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ हार जाता है। वो कॉम्प्लेन करता है कि पीटी टाइप्स का पीछा करना मैजिक नाइट होने का ग्लैमर्स कम नहीं है जैसे उसने सोचा था। मार्केट में वेनेसा एक मैजिकल आइटम ट्राई करती है लेकिन वो बैकफायर करता है जिससे मैग्ना हंसने लगता है। नोले उसके मजाक बढ़ते और वो कुछ आइटम खरीद लेते हैं।
आस्था एक्साइटेड है, लेकिन उनमें से एक और मेंबर सेक के जेलस हो जाता है और सोचता है कि वो आस्था से बदला लेगा क्योंकि एस्कॉर्ट में वो उसे ओवर शॉट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक बुरी औरत की चीजें लेकर भाग रहा है और आस्था उसका पीछा करने लगता है। सेक भी चिल्लाती है, आस्था मैं तुम्हें सारा क्रेडिट लेने नहीं दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। वो अपने मैजिक का यूज करता है और आस्था के पीछे पीछे चलता है। चोर जो कि एक क्लाउड पर जा रहा होता है बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था उसका पीछा नहीं छोड़ता। चोर अपने आप से बोलता है, मुझे लगा कि मैं उसे पीछे छोड़ चुका हूँ क्योंकि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास आ रहा है। मैं तब तक इसे नहीं बच सकता जब तक मैं इस क्लाउड को कुछ नहीं कर लेता। आस्था अपनी तलवार छोड़ के क्लाउड पर फेंकता है, मैजिक तोड़ देता है और चोर जमीन पर गिर जाता है। आस्था उस पर अटैक करने लगता है और चोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेक के पहुंच जाता है और उसे नीचे गिरा कर जोर से हंसने लगता है। चोर गुस्से में एक छुरी निकालता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हंसी पसंद नहीं है, अगर मैं गिर रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। सेक अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में इस आदमी से चोट खाने वाला हूँ? हालांकि मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मुझे उसे बचने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो आस्था से कहता है, तुम वो हो जिसने मुझे पहले हरा दिया था, तो अब हम दोनों को बचाना होगा और मुझे अभी अपने सपना पूरा करना है। आस्था चोर पर दोबारा बार करते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, मेरे भी अपना सपना पूरा करना है। वेनेसा कहती है, तुम इस जहर से नहीं मरोगे, मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगी और तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो बुरी औरत की चीजें वापस कर देता है। बुरी औरत कहती है, ये तलवार जो किसी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो चले जाती है, लेकिन तब बुरी औरत एक आदमी में बदल जाता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम बके में खास हो। और हम जान लेते हैं कि वो खुद विज़ार्ड किंग है जो शहर में नई मैजिक की तलाश कर रहा है। मार्स कमेंट करता है, लेकिन सर ये आपका लायक नहीं है। विज़ार्ड किंग जवाब देता है, अलग अलग टाइप की मैजिक देखना फैसिनेटिंग है, तो बस रिलैक्स करो। जब विज़ार्ड किंग चलते वो यूनो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसके पीछे चलते हैं। क्लास बताता है कि गोल्डन डॉन के दो नए मेंबर्स है, यूनो और मिलोमोसा, जो रॉयल फैमिली से है। उनका पहला मिशन एक नोबेल सलीम को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचना था। क्लास सवाल करता है, हम सलीम जैसे नोबेल मैन को क्यों एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं सिर्फ नेगेटिव चीज ही सुनी है। वो अपनी दौलत को दिखावा करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। कैप्टन विलियम जवाब देता है, हालांकि सलीम अमीर है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर चिंतित है। उसके बाद बहुत सारे पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन उसने यह सोचा कि मैजिक नाइट के साथ रहना ज्यादा सेफ होगा। वो हर साल मैजिक नाइट को बहुत डोनेट भी करता है, तो हम इस मिशन को माना नहीं कर सकते। कैप्टन विलियम आगे कहता है, हमें क्लोवर किंगडम के फायदे के लिए काम करना है और नए रिकॉर्ड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सलीम ने स्पेशली यूनो को अपना बॉडीगार्ड चुना है। बाद में सलीम यूनो को बुला के कहता है, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड इसलिए चुना क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो। यूनो पूछता है, तुम्हें कैसे पता? सलीम जवाब देता है, सब कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ उठाया था, तुम किसी भी एस्कॉर्ट ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन तुम गोल्डन डॉन चुना। इससे मुझे तुम्हारी एम्बिशन दिखाई दी और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा नाम जल्दी फेमस होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम विज़ार्ड किंग बनोगे। क्लास ये सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में सोचता है, इस फैमिली में जरूर कोई होगा जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, तो उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों थी, और वो भी 3। अगर उन्हें इतनी टीट महसूस हो रही थी तो उन्हें ज्यादा बॉडीगार्ड्स हायर कर लेना चाहिए था। तभी क्लाउड्स दिखाई देते हैं और क्लास ऊपर जाकर जांच करने लगता है। अचानक उन पर हमला होता है। फाइट के दौरान यूनो गिर जाता है, लेकिन अटैकर्स को हरा के अपने ब्रूम पर वापस आ जाता है। क्लास सोचता है, ऐसा नहीं लगता कि वो सलीम के पीछे थे, यह क्या हो रहा है? सलीम तो यूनो की तारीफ करता है और विलेज में सुरक्षित लौट पर हंसने लगता है। क्लास वार्निंग देते हैं, अभी भी यह बहुत खतरा है, अगर उन्होंने फिर से हमला किया तो हम ट्रैवल में हो सकते। सलीम जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे पीछे आते, तुम 3 लोग जरूर उन्हें संभाल लोगे। और मुझे यकीन है कि यूनो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जब वो चर्च पहुंचते सिस्टर लिली उन्हें ग्रेट करती है और कहती है, तुम पहले से ज्यादा मैच्योर लग रही हो, आज यह आने का क्या कारण है? यूनो जवाब देता है, हम मिशन पर थे और बस थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। क्लास अपने परिचय देता है और सिस्टर लिली कहता है, मैं तुम्हारे बारे में यूनो को लेटर्स में पढ़ा है। क्लास सरप्राइज होता है और पूछता है, तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में लिखे रहे थे? यूनो उस कमेंट को इग्नोर करता है और मिलोमोसा भी अपने परिचय देते। सिस्टर लिली मेंशन करते हैं कि उसने यूनो के लेटर्स में मिलोमोसा के बारे में भी पढ़ा है। सलीम भी अपने परिचय देता है, लेकिन जब वो सिस्टर लिली के करीब जाने की कोशिश करता है तो सिस्टर लिली अपने मैजिक यूज करके उसे दूर ढकेल देती है। फादर और बच्चे ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चे आस्था के बारे में पूछता है और फादर पूछता है कि क्या वो रात यहाँ रुक रही है? क्लास माना कर देता है, लेकिन सलीम इंसिस्ट करता है कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ग्रुप चर्च में एंटर करते हैं और मिलोमोसा की मैजिकल स्किल पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है, जो फादर को सरप्राइज करता है। मिलोई क्लाउस अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस जगह पहुंच गया